चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल गेन, अगर आज ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया तो समझ लीजिए कैपिटल गेन की 50 to 60% बाधा आपने क्रॉस कर ली। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट कुछ नया सिखा करके जाएगा और सीखने को आज बहुत कुछ है। बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। जरा देखते हैं क्या क्या सीखेंगे। देखिए मैंने इसमें क्या किया है आप लोगों के लिए। होता क्या है कि ये पॉइंट्स आपके दे रखे हैं मान लीजिए मटेरियल वगैरह में, लेकिन ये चीजें नहीं दे रखी मैक्सिमम साथ में, या ये चीजें अलग से मैंने दी हैं आपको समझने के लिए जो बुक्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, ताकि आपको कंसेप्ट तो पूरा क्लियर रहे। तो इसीलिए मैंने कहा सीखने को बहुत कुछ है, रटने के लिए हम छोड़ देते कि ठीक है जैसा स्टडी मैथ में है रट्टा मार लो, वो कोई फायदा नहीं करता। स्टार्ट करते हैं। मैंने सेक्शन 45 बताया था, चार्जिंग सेक्शन। प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन in the same previous year in which the transfer took place, section 45 subsection 1। सेक्शन 45 में जब हमने ट्रांसफर और कैपिटल एसेट पढ़ा तो फिर मैंने कहा डेफिनेशन पढ़ लो। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, वैसे सबसेक्शन नहीं होता, 2 के साथ क्लॉज होता है। 2 सबसेक्शन 14 के साथ हमने कहा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मूवेबल और इमूवेबल कनेक्टेड विद बिजनेस और नॉट। बात खत्म। कैपिटल एसेट मींस सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआईज। कैपिटल एसेट मींस यूलिप 2.5 लाख से ऊपर का सेक्शन 1010D में जो ना कवर होता हो। अब याद आया। कैपिटल एसेट डजंट इंक्लूड, ये चीजें तो कैपिटल एसेट में आएंगी नहीं। स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चरल लैंड, agricultural which is not situated in specified area, personal effect, special bearer bond, gold deposit bond, national defense gold bond, that's it। जब हमने ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट बताया तो पर्सनल इफेक्ट में शामिल नहीं होगा, यानी पर्सनल इफेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये कैपिटल एसेट है। कौन कौन सी एसेट? ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन एक्सेट्रा, आर्ट वर्क वगैरह। सेक्शन 247, अच्छा एग्रीकल्चरल लैंड भी तो बताया था। एग्रीकल्चरल विच इज नॉट सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड एरिया, तो क्या है एग्रीकल्चरल लैंड में? म्युनिसिपल बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड, म्युनिसिपल एरिया के अंदर कोई अगर लैंड फॉल करती है प्लस वहां की पॉपुलेशन 10,000 से अधिक की है तो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानी जाएगी। अगर वहां म्युनिसिपल एरिया से बाहर 2 किलोमीटर का एरिया है और वहां की पॉपुलेशन 10,000 से अधिक और 1 लाख तक है तो वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं माने, वो स्पेसिफाइड एरिया माना जाएगा। अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड 2 किलोमीटर के बाहर और 6 किलोमीटर तक है और वहां की पॉपुलेशन 1 लाख से ऊपर और 10 लाख तक है तो वो भी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानी जाएगी। और 8 किलोमीटर तक अगर कोई प्रॉपर्टी है तो 10 लाख से ऊपर, लेकिन 8 किलोमीटर के बाहर अगर कोई प्रॉपर्टी है तो यह वो एग्रीकल्चरल लैंड ही माना जाएगा। एग्रीकल्चरल लैंड भी हो गया। ज्वेलरी बताया था, ज्वेलरी में ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर अलॉय कंटेनिंग और नॉट, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, वेदर स्यून और वर्क इनटू एनी वियरिंग अपीयरल और नॉट। दूसरा बताया था प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, वेदर वर्कड इनटू एनी यूटेंसिल्स और इन फर्नीचर और नॉट। क्लियर हुआ? इसके अलावा बताया था सेक्शन 247 ट्रांसफर की डेफिनेशन। ट्रांसफर इंक्लूड्स, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, हाँ या ना? ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। क्या है इसमें? ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट, extinguishment of right therein, conversion of a capital asset into stock in trade, compulsory acquisition under any law, section 53 और property transfer of property act 1882, और कोई भी अलॉटमेंट मेंबरशिप के अगेंस्ट या शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट जिसमें किसी प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट किसी सामने वाले को मिल जाता है, ये सारा करवा दिया था।
ट्रांसफर हो गया था। केस लॉस मैंने 3 बताए थे, बनारसी लाल कटारिका का, एच महाराजा राणा हेमंत सिंह जी का और अनारकली साराभाई का। सेक्शन 47 हमने बात की थी, जरा देखते हैं क्या है और आज उसके आगे बढ़ेंगे। पहला मैंने बताया था, अगर सेक्शन 47 याद हो, कौन नहीं था उसमें, कोई ऐसा था? अच्छा, बधाई हो। सेक्शन 47 में मैंने पहला पॉइंट बताया था पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, दूसरा बताया था गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रांसफर, थर्ड बताया था होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग प्रोवाइडेड 100% शेयर्स होल्ड बाय होल्डिंग कंपनी एंड ट्रांसफर कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। भले ही एक्चुअल में ट्रांसफर हो रहा हो, लेकिन हम उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे। रीजन बताया था, हमने कहा था कि अगर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर एज ए स्टॉक इन ट्रेड ट्रांसफर किया जाए तो। मैंने कहा था सेक्शन 47 का ये पॉइंट विड्रॉ हो जाता है सेक्शन 47 ए में अगर इन दोनों में से कोई एक गलती हो जाए, 8 साल के अंदर 100% शेयर होल्डिंग ना रहे या स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया जाए तो। याद आया? फिर मैंने नेक्स्ट पॉइंट बताया था एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड कंपनी प्रोवाइडेड ट्रांसफर कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। इसके बाद मैंने बताया था फॉरेन एमलगमेटिंग टू फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी बशर्ते इंडियन कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हुए हो, फॉरेन एमलगमेटिंग टू फॉरेन एमलगमेटेड नहीं माना जाएगा ट्रांसफर अगर ये 2 कंडीशन पूरी हो। पहला, एटलीस्ट 25% शेयर होल्डर, 25% शेयर होल्डर्स आर रेडी टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ न्यू वन कंपनी एंड no any capital gain taxes are to be charged in that country in which such foreign amalgamating company is incorporated। याद आया? याद आया? इसके बाद मैंने बताया था फॉरेन डिमर्ज टू रिजल्टिंग कंपनी, डिमर्ज टू प्रोवाइडेड ट्रांसफर कंपनीज एंड इंडियन कंपनी। इसी में ही मैंने ऐड किया था फॉरेन डिमर्ज टू फॉरेन रिजल्टिंग कंपनी अगर उस प्रोसेस में इंडियन कंपनी के शेयर्स और सिक्योरिटीज ट्रांसफर हो जाए तो। प्रोवाइडेड at least या शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 75% वैल्यू ऑफ शेयर्स आर रेडी टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी या रिजल्टिंग कंपनी एंड no any capital gain taxes are to be charged in that country in which such foreign demerged company is incorporated। याद आया? इसके बाद मैंने बताया था बैंकिंग टू बैंकिंग, कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव, हाँ, सेक्शन 115 बी ए, सेक्शन 115 ए सी, सेक्शन 115 एसी में एडीआर, जीडीआर, एफसीसी भी अगर कोई नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर करे तो, हाँ या ना? फिर मैंने बताया था अगर कोई रूपी डिनोमिनेटेड फॉर्म में है, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा क्योंकि उसका पर्पस भी क्या होता है, नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट अगर ट्रांसफर हो रहा है तो। सो गोल्ड सोवर्ण बॉन्ड, गोल्ड सोवर्ण डिपॉजिट बॉन्ड, याद आया होगा कि अब आपको सोना जो रखना है वो किस में रखना है, सिक्योरिटीज फॉर्म में, यानी कि सर्टिफिकेट के फॉर्म में रखना है, हाँ या ना? याद आया? अब जो जो पॉइंट छूटे हुए साथ साथ करते जाएं, आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये भी बताया था कि अगर कोई कंपनी अपनी ही कंपनी के डिवेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स लेकर अपनी ही कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर देती है तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अगर किसी मेंबरशिप है किसी पर्सन के पास स्टॉक एक्सचेंज का, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का, अगर उसको वो ट्रांसफर करता है तो उसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ये सब बताया था ना? चलो एक एक करके देखते हैं। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ये क्लियर? ये भी बता दिया था। मैंने कहा था अगर कोई फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी में ट्रांसफर करती है अपनी एसेट्स तो वो एसेट ट्रांसफर माना जाता है, कम से कम 25% शेयर होल्डर वहां जाने को तैयार हो और कैपिटल गेन टैक्सेस ना लगते हो। इसी का थोड़ा इंप्रूव्ड फॉर्म 6 नंबर जो नहीं बताया था। अगर फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी का केस है, उसके शेयर्स ट्रांसफर होते हैं क्या, और वो कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपनी वैल्यू ड्राइव करती है अपने इंडियन कंपनी के शेयर से। सर कुछ समझ में नहीं आया। एक विदेश में कंपनी बनी,
उसने अपने इन्वेस्टमेंट कर रखे थे इंडियन कंपनी में, ठीक। उसका मेन फंड ही वही है इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करना, मान लिया। चलो शॉर्टकट में बताते हैं। शेयर्स इन इंडियन कंपनी मान लेते हैं 5 करोड़, और ये इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 करोड़, और ये 3 शेयर होल्डर हैं, 4 शेयर होल्डर हैं, उन्हें उससे मतलब नहीं, ये फॉरेन कंपनी है, ठीक। अब जिस कंपनी में इसने शेयर लगाया हुआ है XYZ लिमिटेड, इंडियन है, यहां पैसा लगाया है, तो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल, यही लोग होंगे शेयर होल्डर। अरे बोलो ना, शेयर होल्डर कौन है? फॉरेन कंपनी। मान लेते हैं 5 करोड़ ये है, मान लेते हैं, और 5 करोड़ और होंगे अदर्स, जिनको और लोगों को भी दिया होगा शेयर। मान लो 50% इसके पास है, मान लिया। इसके पास क्या है? एसेट्स, कितने की? ये हो सकता है। इस कंपनी की वैल्यू बढ़ गई तो इसकी घट जाएगी ना, उसकी भी बढ़ जाएगी। देखो खुद ही बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। यानी इस कंपनी की वैल्यू, ये वैल्यू बढ़ती और घटती है, किसकी वैल्यू घटने बढ़ने से? यानी इसकी वैल्यू ड्राइव होती है किसी दूसरी कंपनी से। अरे बोलो, नहीं समझ में आया, कंसेप्ट नहीं समझ में आया, जीरो, गायब। मैंने किसी कंपनी में शेयर में पैसा लगा रखा है, रिलायंस में लगा रखा है, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मेरी घटेगी, तो बात खत्म हो गई ना। तो जब उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मेरी भी तो वैल्यू बढ़ी। तो अगर इस कंपनी की वैल्यू बढ़ी तो अल्टीमेटली ये कंपनी की भी वैल्यू तो बढ़ गई, क्योंकि ये अपनी वैल्यू कहां से ड्राइव करती है? इंडियन कंपनी के शेयर से। अब ठीक, पक्का? इसके लिए डिटेल है, एक्सप्लेनेशन नंबर 5 है, सेक्शन 9(1) में दिया हुआ है, और मैंने आपको यहां रीडिंग के पर्पस के लिए दिया भी हुआ है पूरा, ठीक। और यही कहानियां बोली भी हुई हैं जो मैंने बताया, लेकिन ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तुम लोगों के लिए, तो धीरे धीरे इसको कवर करना, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाए पीछे से कवर करते चले जाना। चलो, कहता है एसेट ट्रांसफर इज शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी विच ड्राइव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स वैल्यू। एसेट ट्रांसफर्ड शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी। एक बंदा है इंडिया में, एक बंदा है इंडिया में, उसके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं, या इंडिया में ना भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ये कंपनी अपनी वैल्यू कहां से बढ़ाती है? इंडियन कंपनी से। और एसेट ट्रांसफर क्या हो रही है? एसेट ट्रांसफर इज अ शेयर ऑफ अ फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी। ये एमलगमेटिंग कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर कर रही है फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी को। क्या ऐसा लिखा है? बोलो, कहीं नहीं लिखा है। लिखा है? बोलो। कंडीशन वही ऊपर वाली दोनों है। At least 25% of the shareholder of the amalgamating company become the shareholder of the amalgamated company and no any capital gain taxes are charged. कंडीशन हमको बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी, फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी है। फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी जो शेयर ट्रांसफर कर रही है उसकी वैल्यू ड्राइव होती है मेनली इंडियन कंपनी से। अब क्लियर हुआ? तो कहता है एसेट ट्रांसफर इज अ शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी रेफर्ड टू इन एक्सप्लेनेशन नंबर 5 to section 9(1) which drives directly or indirectly its value substantially from the share of an Indian company। जिसकी वैल्यू ड्राइव होती है कहां से? कोई भी ऐसी शेयर को ट्रांसफर करना है जिसकी वैल्यू ड्राइव हो रही हो इंडियन कंपनी के शेयर्स होने से। अरे ये खत्म होने वाली कंपनी है। अगर इस कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं तो इस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कहां से ड्राइव हो रही है? यहां से। और ये कहां से आ रहा है? इंडियन कंपनी से। बस ना, पक्का? क्लियर है? इसमें कहीं कोई डाउट है? तो शेयर ऑफ अ कंपनी, शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी रेफर्ड, जो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना कौन कौन सी कंपनियां रेफर की गई हैं, विच ड्राइव्स इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली
जो अपनी वैल्यू ड्राइव करती हैं कहां से, फ्रॉम द शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, ठीक है, जो अपनी वैल्यू ड्राइव करते तो भूल जाओ, ये समझ लो कि इंडियन कंपनी के शेयर से इस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है और घटती है। तो अगर ऐसे शेयर्स को ट्रांसफर कर रही है ऐसी कंपनी, फॉरेन एमलगमेटिंग कंपनी, फॉरेन एमलगमेटेड कंपनी को, तो वो भी यहां पर कवर हो जाएगा, उसको भी हटाया गया है, ठीक है। नॉर्मली अगर कोई कंपनी इस तरह के शेयर को ट्रांसफर करे तो हटाया ही गया है, एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड, हाँ या ना, लेकिन इनको भी ट्रांसफर नहीं माना गया है शेयर होल्डर्स के लिए। कंपनी के लिए तो माफ है ही है, शेयर होल्डर्स को भी माफ कर दिया गया है। अब समझ में आई बात, कंपनी को तो माफ किया ही गया है, शेयर होल्डर्स के लिए भी तो ट्रांसफर हो गया, नहीं समझे, हाँ ठीक है, पक्की बात है। चलिए आगे, सेम यही चीज तुम लोग डीमर्जर के केस में पढ़े हो, ये बता दिया था, डीमर्ज टू रिजल्टिंग, फॉरेन डीमर्ज टू फॉरेन रिजल्टिंग, जिसमें 75% था। सेम वही चीज, शेयर ऑफ अ फॉरेन कंपनी डीमर्ज, एक्सप्रेशन नंबर 5 सेक्शन 9(1), अगर अपनी सब्सटेंशियल वैल्यू ड्राइव करती है इंडियन कंपनी से, दोनों कंडीशन सेम है, 75% और कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। अब समझ में आया, ये चल सकते हैं आगे, पक्का। ये क्या है बीच में 7वां पॉइंट, फॉरेन के लिए 2 पॉइंट थे, जरा देखो, ये एमलगमेटिंग कंपनी है, भूल जाना फॉरेन भूल जाना, ये एमलगमेटिंग कंपनी है और ये एमलगमेटेड कंपनी है, ये बन रही है और ये इसके में शेयर होल्डर हैं, शेयर कैपिटल है XYZP, इसके पास 100 शेयर, 200 शेयर, 300 शेयर, 400 शेयर, 10 रुपए वाला, 10 रुपए वाला मान लेते हैं। अब हुआ क्या, अगर एमलगमेशन में, सुन लो, ये एसेट और लायबिलिटीज अगर इसको ट्रांसफर करे तो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता, सेक्शन 47 में मना किया हुआ है, याद आया। और पीजीबीपी के सेक्शन 43(1) में एक्सप्लेनेशन नंबर 7 बताया था, इसी की WDV इसकी एक्चुअल कॉस्ट बन जाती है, ये भी याद आ गया होगा। वापस आते हैं यहां पर, इसने यहां से पैसे लिए होंगे, हाँ या ना, क्या लिया होगा यहां से, अगर अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज किसी दूसरी कंपनी को बेच दे रहे हो तो कुछ पैसा लेने की जरूरत नहीं है, फोकट में देंगे, हाँ वहां से लोगे पैसा। कोई एक कंपनी है जो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज हमको ट्रांसफर कर रही है, तो हम उसको पैसा देंगे, तो बोलो ना हाँ। तो वो पैसा हमको किस फॉर्म में देंगे, कैश में, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, नहीं हो सकता, हो सकता है। यानी अब ये एमलगमेटिंग कंपनी जो खत्म होने वाली कंपनी है, इसके पास इसकी बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, केवल कैश, शेयर्स और डिवेंचर्स दिखेंगे। चूंकि ये खत्म होने वाली कंपनी है तो मैंने कहा था इसकी बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए, 0, बोलो। तो अल्टीमेटली ये कैश, शेयर और डिवेंचर क्या करेगी, बांट देगी, किनको, खत्म हो जाएंगे, बैलेंस शीट 0 हो जाएगी, बांट देंगे तो, अरे बोलो ना। अब ये बताओ, जो मिस्टर एक्स अपने घर में चुपचाप बैठा था, उसके सर पे पहाड़ टूट पड़ा, बैठे बैठे उसके 100 शेयर ट्रांसफर हो गए। अरे एक के लिए लायबिलिटी होती है, कंपनी के लिए लायबिलिटी है, तो किसी के लिए एसेट भी तो होगी। मिस्टर एक्स के लिए क्या होगा, शेयर्स इन एक्स लिमिटेड मान ले, तो उसके लिए तो एसेट भी है, 100 शेयर 10 रुपए वाला नहीं है, तो इसकी एसेट तो बेचारे की चली गई, क्योंकि अब इस एसेट के बदले क्या मिल रहा है, ये खत्म हो रहा है, अब इस कंपनी की औकात हो गई खत्म, इसके बदले ये क्या कंपनी ने क्या दे दिया इसको, कैश, शेयर्स या डिवेंचर। 2 मिनट के लिए सब भूल जाओ, केवल कैश मिला, तो इसका मतलब सेल ही तो हो गया शेयर, तो शेयर होल्डर के हाथ में भी तो कैपिटल गेन हुआ, अभी तो तुम लोग को ऊपर भी बताया, शेयर होल्डर के हाथ में भी तो कैपिटल गेन हुआ, इसको माफ कर दिए कंपनी को,
जो एक्चुअल में कल्प्रेट है, जो ट्रांसफर कर रही है, उसको माफ कर दिए, और जो बेचारा घर पे आराम कर रहा था उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा दुखों का, क्या करें, टैक्स लगा दें? ट्रांसफर नहीं माना जाएगा ना, ऐसा ना बोलना। ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अगर शेयर के बदले में शेयर, आई फॉर एन आई, खून के बदले शेयर के बदले। लेकिन अगर बेटा शेयर के बदले कैश और डिवेंचर के मजे ले रहे हो, तो वहां ट्रांसफर हो जाएगा और इसको कैपिटल गेन मिस्टर एक्स को निकाल करके सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर शेयर के बदले, अब मैं बोलूं कहानी पूरी, इन केस ऑफ amalgamation process, the shares held by the shareholder of amalgamating company got only shares against the consideration of the shares held in amalgamating company will be exempt. क्लियर है? बोलूं? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट being share held by shareholder in the amalgamating company is exempt, माफ होगा, दो शर्तें पूरी हों। पहला तो वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, ऊपर वाली ट्रांसफरिंग कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, एंड द ट्रांसफर इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ हिम ऑफ एनी शेयर इन द एमलगमेटेड कंपनी एक्सेप्ट वेयर द एमलगमेटेड कंपनी इटसेल्फ द, छोड़ दो उसको। तो इसको क्या मिला हो? शेयर के बदले। इसका मतलब ये यहां पर कैश ना आया हो और डिवेंचर ना आया हो, पक्की बात। जब यहां शेयर ही आया होगा, किसके? शेयर ऑफ एमलगमेटेड कंपनी, यही तो आया होगा। और ये शेयर किसको बांटा जाएगा? एक्स वाई जेड और पी को, और इनको पहले शेयर इन एक्स लिमिटेड था, अब शेयर इन वाई लिमिटेड या शेयर इन एमलगमेटेड कंपनी, बोल सकते हैं ना। ये अगर हो जाएगा तो माफ हो जाएगा, पक्की बात है, पक्की बात है, दिख रहा है ना। शेयर खत्म हुआ एक्स लिमिटेड का और एमलगमेटेड कंपनी का आ गया, तब तो माफ। लेकिन अगर कैश मिल गया तो माफ मान लेते हैं। 100 शेयर थे और वहां पे इसका कंसीडरेशन निकला, जो कंसीडरेशन आया वो 100.5 शेयर्स का आ गया। तो 0.5 शेयर तो मिलते नहीं है, ये कैश अगर मिल जा रहा है देन दैट इज ओके। फ्रैक्शंस पेड इन टर्म्स ऑफ कैश इज ऑल्सो अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कैश दिया नहीं गया, वो फ्रैक्शंस को कवर करने के लिए दिया गया है। बात समझ में आई? भूल जाओ। चलें, हम लोगों ने कितने पॉइंट कर लिए? ये सारे हो गए। सेम यही चीज शेयर होल्डर के लिए डिमर्ज कंपनी का होगा, डिमर्ज कंपनी का होगा, हाँ या ना, तो वो भी माफ हो जाएगा कंसिडरेशन। बैंकिंग टू बैंकिंग हो गया, कोऑपरेटिव टू कोऑपरेटिव हो गया, ये नहीं कराया था। सेम वही चीज जैसे वहां पर था एमलगमेटेड कंपनी का, वैसे ही यहां पर अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक से कोऑपरेटिव बैंक में गया है तो उसको उसके बदले शेयर के बदले क्या मिलना चाहिए? शेयर मिलना चाहिए। सेम है, उसको माफ किया गया है। कोऑपरेटिव बैंक इनटू बैंकिंग कंपनी बता दिया, मेंबरशिप बता दिया, प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ अ कंपनी, ये माफ किया गया है। जबकि रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माफ नहीं किया गया, वो अनारकली साराभाई के हिसाब से क्या है? कैपिटल एसेट टैक्सेबल है, हाँ या ना। कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू इक्विटी शेयर, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर माफ है। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर बॉन्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनटू शेयर और डिवेंचर ऑफ द सेम कंपनी, वो भी माफ है। हो गया? अगर आपने सेक्शन 115 एसी में एडीआर, जीडीआर और एफसीसी भी ले रखा है और उनको अगर आप शेयर और डिवेंचर में कन्वर्ट करवा रहे नॉर्मल, तो वो भी माफ है। बताया था 115 एसी में अगर एडीआर, जीडीआर और एफसीसी भी है, एक नॉन रेसिडेंट से दूसरे नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो माफ है। याद आया होगा, क्वेश्चन भी करवाया था। देखें इधर नई चीज, पॉइंट नंबर 21, अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांसफर करते हैं इंटरमीडियरी के थ्रू, जो डील करता है सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज का, तो वो भी माफ है। कहने का मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को
इंटरमीडियरी के थ्रू अगर ट्रांसफर करते हैं तो वो माफ है। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। इंटरमीडियरी कौन है यहां पर, जरा देखो ऐसा कौन है जो इंटरमीडियरी है। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर आपको बाय करना है तो उसके दो ही रास्ते हैं। कितने? आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी चाहिए, रास्ते में मिल जाएगा, कोई भी बेच लेगा नहीं, उसके लिए ब्रोकर बनाए गए हैं जो डिपॉजिटरी में रजिस्टर्ड होते हैं। एनएसडीएल मालूम है? ये सब नहीं मालूम है? सीडीएस और एनएसडीएल ये सब मालूम है ना? नहीं मालूम है, बता देंगे। तुमने यहाँ तो पढ़ोगे, एफएम वगैरह में पढ़ोगे, यहाँ तो फिर आगे जाकर पढ़ोगे। जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तुम लोग के शेयर के, डीमैट अकाउंट खुलवाते हो, नाम सुना है डीमैट का? डीमैट को खुलवाते हो, कहाँ खुलवाते हो? वही एनएसडीएल में ही खुलवाते हो भाई। बात समझ में आई? सुन लो, तब सुन ही लो, जब यहाँ फंसेगा नहीं तो। ये लोगों को, ये कंपनियां हैं, ये सारी ढेर सारी कंपनियां, छोड़ दें इनको, जैसे भी डील करो किसी से ना। ये लोग एनएसडीएल में अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं। इसमें ठीक, अपना नाम वगैरह सब उनका रजिस्टर होता है। एनएसडीएल के थ्रू ब्रोकर रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं? ब्रोकर। इनको अगर कोई शेयर इश्यू करना होगा तो एनएसडीएल के थ्रू जाएंगे। एनएसडीएल ब्रोकर्स को डील करेगा और ब्रोकर्स कस्टमर को डील करेंगे। अब समझ में आई बात? तो कस्टमर इस ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर एनएसडीएल से, एनएसडीएल कंपनी से, फिर ये चीज यहां से यहां, यहां से यहां। तो इंटरमीडियरी का काम करते हैं ये ब्रोकर्स, ये बात समझ में आई? हम इनकी बात कर रहे हैं। देखो इधर कहता है द मोस्ट कॉमन वे टू बाय अ गवर्नमेंट, केवल तुम लोग के समझने के लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी थ्रू अ डिपॉजिटरी इज थ्रू अ ब्रोकर। When you open an account with a broker, you will be able to buy and sell the government securities through the broker's trading platform. The broker will act as your agent and will handle the settlement of your trade. The broker will then deposit the security into your depository account. That's it. वो ऑनलाइन मोड में ही आपको दिखता है, वहीं से आता है, वहीं जाता है। आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वहीं दिखेगा ये आपकी एसेट है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को किसी इंटरमीडियरी के थ्रू ट्रांसफर करते हैं तो वो माफ किया गया है। चलें आगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात हो रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की ही बात कर रहा हूं, सब में मत ले लेना, डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह में मत कवर कर लेना। सोवर्ण गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड थोड़ा बहुत बताया था कि अब आपको गोल्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेगा। एक तो पॉइंट नंबर 22 और एक है पॉइंट नंबर जो इस साल से ऐड हुआ है, कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड डिपॉजिट रिसीट। ठीक है ना? ये नया पॉइंट इस साल से आया, थोड़ी देर में देखेंगे, चिंता मत करो, दोनों एक साथ देख लेंगे। चलें आगे। अच्छा जी, अगर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है इंडियन कंपनी का, एक नॉन रेसिडेंट से दूसरे नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर हो रहा है, तब तो भी कंपनी का इंटेंशन पूरा हो रहा है। जैसे एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी से कंपनी का इंटेंशन नॉन रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर करने पर पूरा हो रहा था। स्टिल हियर इन दिस केस आल्सो आरडीबी ट्रांसफर हो रहा है किसी नॉन रेसिडेंट से नॉन रेसिडेंट को, स्टिल द कंपनी इज फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्ट। हाँ या ना? तो ये भी माफ है। चलें, कोई दिक्कत? मसाला बॉन्ड बताया था। एनी ट्रांसफर, अब सुनो, यहां से अब सारे एक एक पॉइंट अच्छा खासा टाइम लेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से। कहता है अगर कोई ट्रांसफर करते हैं आप, जीडीआर सर मालूम है 115 एसी, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड सर बताया तो अभी आपने, डेरिवेटिव्स एंड सच अदर सिक्योरिटीज एज बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन दिस बिहाफ। तो पहला मैंने बताया 115 एसी का, दूसरा मैंने बताया आरडीबी, तीसरा बताया डेरिवेटिव्स, और फोर्थ बताया कोई भी सिक्योरिटीज जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखी हो। मेड बाय अ नॉन रेसिडेंट, एक नॉन रेसिडेंट कर रहा है
on a recognized stock exchange located in International Financial Services Center IFSC and where the consideration is paid or payable in foreign currency. सर ये क्या है IFSC? IFSC इंडिया में होता है क्या? हाँ इंडिया में ही होता है। नहीं, इंटरनेशनल वर्ड सुन करके लगा नहीं। एक नाम सुने होगे तुम लोग, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन सुना है? चलें, ये कैसे हट जाएगा? अरे बाप रे, चलें सुनो, SEZ क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कुछ जानता है, कुछ बता सकते हो? ये इंडिया में ही होता है जोन, एक एरिया। मान लिया जाएगा वो इंडिया में है ही नहीं, बिजनेस करने के लिए मान लिया जाएगा वो इंडिया में है ही नहीं। मान लिया जाएगा आप वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अरे इंडिया में है वो जगह, लेकिन इंडिया में होते हुए भी हम उसको SEZ की कैटेगरीज में रखते हैं और उसको स्पेशल बेनिफिट्स देते हैं ताकि लोग, केवल इंडिया नहीं बाहर के लोग भी आकर के वहां पर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। इंडियन लोग भी जाएंगे इन्वेस्ट करेंगे और बाहरी लोग भी आएंगे इन्वेस्ट करेंगे, हाँ या ना? तो जब मान लिया गया है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, तो अगर आप वहां बिजनेस करते हैं तो ये मान लिया जाएगा। सोचो कि कोई विदेशी जाएगा तो जाहिर सी बात है वहां बिजनेस करना चाहेगा, ये मानते हुए हम इंडिया में नहीं कर रहे, हाँ या ना? मेरी बात समझे? अब बताओ क्या करें? उसको स्पेशल बेनिफिट्स दिया गया है। अभी तक तो हम एक नॉन रेसिडेंट से दूसरे नॉन रेसिडेंट को ट्रांसफर करने पर माफ कर दे रहे थे, तो अब क्या कोई ये सर्विसेज RDB, GDR और डेरिवेटिव अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू ट्रांसफर करेगा तो मान लोगे टैक्स? नहीं माना जाएगा, उसको भी माफ करो, उसको भी माफ। तो नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट मत करो, नॉन रेसिडेंट टू नॉन रेसिडेंट तो हो गया, नॉन रेसिडेंट टू IFSC भी कर लो, क्योंकि अब उनको उनके लिए बनाया गया है IFSC सेंटर्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? और IFSC सेंटर्स के बहुत ढेर सारे काम होते हैं। आपको अगर अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना हो SEZ में, दे विल हेल्प यू आउट, कैसे बिजनेस सेटअप करना है, कैसे आप फंड रेजिंग करेंगे, हाँ या ना? बात समझ में आई? कन्वर्जन कैसे करेंगे, वो सारा काम, ये सब मैंने यहाँ लिस्ट दी है, कौन सा वो काम करेंगे। देखो, फंड रेजिंग का काम करेंगे, आपका एसेट मैनेजमेंट, ग्लोबल पोर्टफोलियो सर्विसेज देने का काम करेंगे, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड देने का काम करेंगे, वेल्थ मैनेजमेंट का काम करेंगे, ग्लोबल टैक्स मैनेजमेंट का काम करेंगे, आपको पूरी दुनिया की जानकारी देंगे कैसे आप टैक्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। बोलो भाई, ये सब है। ग्लोबल एंड रीजनल कॉर्पोरेट ट्रेजरी मैनेजमेंट का काम करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन एक्टिविटीज अगर आप कर रहे हैं तो वो सारा काम वो लोग करवाते हैं। ये IFSC सेंटर्स का काम होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का काम होता है, और वो SEZ में ही रहता है। तो अगर आप अपने कोई ADR, GDR, RDB, डेरिवेटिव या कोई भी सिक्योरिटीज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट हो, अगर कोई नॉन रेसिडेंट किसी दूसरे नॉन रेसिडेंट को ना दे करके रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज जो IFSC एरिया में अवेलेबल है वहां से ट्रांसफर करवाता है तो भी मान लेंगे। क्या है वो? माफ है, बशर्ते कंसीडरेशन फॉरेन करेंसी में ही होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो तभी पूरा होगा, फॉरेन करेंसी टू फॉरेन करेंसी, नॉन रेजिडेंट टू नॉन रेजिडेंट इसीलिए माफ था क्योंकि ऑब्जेक्ट पूरा, ऑब्जेक्ट क्या था? फॉरेन करेंसी। तो यहां पर अगर आप IFSC सेंटर में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज अगर है उसके थ्रू ऐसा डील कोई नॉन रेजिडेंट करता है, बशर्ते वहां से भी पैसा उसको फॉरेन करेंसी में मिलता है, तो उसको भी माफ किया गया है। अब कहानी क्लियर है? पक्का? ये खुद से पढ़ना, जो हमको बताना था बता दिया। अगर कोई आर्ट वर्क, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, साइंटिफिक वर्क, मॉन्स्क्रिप्ट, पेंटिंग, डिजाइन, ड्राइंग, फोटोग्राफ, प्रिंट, हैंड राइटिंग, अगर आप किसी नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्काइव्स गैलरी को ट्रांसफर करते हैं तो वो ट्रांसफर आपके पास पुराने जमाने का कोई बर्तन है, 1000 साल पुराना है, अब वो नेशनल इंटरेस्ट की चीज है, हाँ या ना? आपने वो नेशनल आर्ट गैलरी को दे दिया,
50 करोड़ में। अब बताओ आपके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा कि नहीं 50 करोड़ में है? 1 करोड़ होता तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, भले ही आपने 50 करोड़ क्यों ना लिए हों। अब समझ में आई बात? ऐसा नहीं किसी भी म्यूजियम को, मैंने कहा नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्काइव्स गैलरी, हाँ या ना, और नेशनल म्यूजियम, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, साइंटिफिक और आर्ट कलेक्शन, बुक, मॉन्स्क्रिप्ट, पेंटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफ और प्रिंट to the government or a university or the national museum, national archives, national art gallery or such other public museum or institution which is notified by the central government to be of national importance, तो वो माफ होगा, भले ही आप कितना पैसा ले लें। फ्री में देते हैं तो अच्छी बात है, पैसा लेते हैं तो भी ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अगर कोई बीमार कंपनी है, क्या है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, कंपनी क्या होती है, बीमार कंपनी, एक था रुग्ण औद्योगिक अधिनियम, हम लोग पढ़ते थे, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट हम लोग के समय में था, अब तो खत्म हो गया। उसका एक सेक्शन आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 18। तो तुम लोग को इतना याद रखने की जरूरत है, बस इतना याद रखो, अगर कोई बीमार कंपनी है और अपनी बीमारी के ड्यूरेशन में, जब वो बीमार थी तो बीमारी से बाहर आने के लिए वैक्सीनेशन चाहिए ना, तो उसको क्या चाहिए, बीमार कंपनी कौन होगी, जिसके पास पैसा ना हो, तो उसका वैक्सीनेशन क्या होगा, रुपया। तो उस बीमार कंपनी ने अपनी जमीन को ट्रांसफर कर दिया ताकि डोज लग सके, बूस्टर डोज। अब समझ में आई? तो उस जमीन के ट्रांसफर पर जो कैपिटल गेन होगा वो माफ होगा, किस दौरान, बीमारी के दौरान। अब क्लियर हुआ? और बीमारी का ड्यूरेशन क्या होगा, वो पीरियड क्या होगा बीमारी का, बता सकते हो? कोई कंपनी बीमार उस दिन कही जाएगी जब कंपनी की शेयर कैपिटल 100 रुपए थी, पीएल अकाउंट 99 है, बस 1 डिग्री और बुखार बढ़ने की जरूरत है, कंपनी बीमार हो जाएगी। जिस दिन ये कंपनी 100 रुपए यहां कर ली तो विजयी हो जाएगी वो बुखार आ जाएगा उसको, क्योंकि उसकी सारी की सारी शेयर कैपिटल हैज बीन इरोज्ड बाय द लॉसेस। हाँ या ना? मोबाइल हटा दो, हम जान रहे तुम्हारे पास मोबाइल है, इतना शो ऑफ करने की क्या जरूरत है नहीं समझे? नहीं वो नहीं, ये जो दोनों 100 रुपए शेयर कैपिटल थी, हमारे पास 99 रुपीज का रिजर्व है, सॉरी लॉस है, स्टिल वी आर हेल्दी। जब बुखार धीरे धीरे चढ़ता है ना, सर बुखार आ रहा है, जब पूरी तरह जैसे अभी बैठे हैं ना घर पे तो बुखार, वो बीमार हैं इस समय, और बीमारी के दौरान अगर वो कुछ खर्च करते हैं, यहाँ पर ये कंपनी इस बीमारी से बाहर आने के लिए, मान लो 15 अगस्त 2020 को कंपनी बीमार हो गई आजादी के दिन, और इस बीमारी को ठीक होने में लगा 20 सितंबर 2023, जब ये फिर 100 से वापस 99 पर आ गई। हाँ या ना? इसको यहां तक पहुंचाने में कंपनी ने अपनी कोई जमीन ट्रांसफर कर दी और उस पैसे को बिजनेस में लगाया। इट विल टेक टाइम टू रिकवर, इंसान नहीं है कि 1-2 दिन में रिकवर होगा, कंपनी का काफी समय लग जाता है। हाँ या ना? तो इस दौरान अगर उसको कोई जमीन ट्रांसफर करेगी तो माफ होगा।
ट्रांसफर ऑफ लैंड of a sick industrial company under a scheme of the government where such a sick industrial company is being managed by its worker cooperative भाड़ में जाए. Such transfer is eligible for exemption only if the transfer is made during the period commencing from the previous year in which the company has become sick. उस साल जिस साल ऐसी कंपनी बीमार हुई है, and ending with the previous year in which the entire net worth of such company becomes equal to or exceeds the accumulated losses. बात समझ में आई? पक्की बात है. तो जब कंपनी की शेयर कैपिटल को पूरी तरह से खा लेंगे लॉसेस, तो कंपनी बीमार. पक्की बात. उस समय तक बीमार रहेगी जब तक कि अब कंपनी के लॉसेस शेयर कैपिटल के बराबर या उससे कम ना हो जाए. पक्की बात है. इस दौरान अगर कोई कंपनी जमीन बेचती है तो उसको ट्रांसफर एक नया कंसेप्ट सुनो, खत्म होने वाला है. अरे सिक्योरिटीज को उधार कौन देता है? पैसा उधार सुना था. पैसा उधार मिलता है, देते हैं, लेते हैं, ब्याज होता है. यहां पर भी ब्याज वगैरह है भाई. क्या है? यहां पर भी ब्याज वगैरह है. देखो ना, हुआ क्या था जानते हो? जो एजेंट्स होते हैं, मान लो किसी पर्सन को, मुझे लगता है कि जो रिलायंस कंपनी के शेयर है ना, इस समय महंगे हैं. बोलो, अगर मुझे 1000 शेयर आज मिल जाएं होते तो आज हम इसको बेच देते और फ्यूचर में ये सस्ते हो जाएंगे. नहीं समझे? अभी क्या है? महंगा है. और अगर मेरे पास होता तो हम बेच देते, पैसा आ जाता और फ्यूचर में ये सस्ता हो जाता, फिर खरीद लेते. पक्की बात है. अब एक ब्रोकर है, उससे मैंने बात की, मैंने कहा 1000 शेयर दे दो रिलायंस का उधार, उसका ब्याज लूंगा, खर्चा जो प्रोसेसिंग फीस होगी, नॉर्मल जैसे उधार लेते हैं वैसे ही. सोचो कितनी बड़ी चीज है. उसने आपको 1000 शेयर दे दिए रिलायंस के उठा करके. आपने क्या किया? उनको बेच दिया, पैसा आपके जेब में. फ्यूचर में जैसा आपने सोचा था वैसा ही हुआ. रिलायंस का शेयर सस्ता हो गया. आपने 1000 शेयर खरीद कर उसको वापस कर दिए. बात खत्म. पैसा अपनी जेब में रखा. अरे नहीं समझे? अभी भी नहीं आया दिमाग. लेकिन ये तभी फायदा कमा सकते हो जब फ्यूचर में होगा. ये मत सोचना कि जो तुम सोच रहे हो वही होगा. चलें, इसको हम लोग कहते हैं लेंडिंग सिक्योरिटीज. ट्रांसफर इन अ स्कीम अंडर लेंडिंग ऑफ द सिक्योरिटीज lending of the securities under agreement or arrangement which the assessee has entered into with the borrower of such securities and which is subject to the guideline issued by the. हाँ या ना? सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम क्या होती है? फैसिलिटेटेड बिटवीन द ब्रोकर और डीलर्स एंड नॉट डायरेक्टली बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व. कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? या तो ब्रोकर और dealers. To finalize the transaction, a security lending agreement or loan agreement must be completed. This set forth the terms of the loan including duration, interest rate, lender's fees and the nature of the collateral. Same वही चीजें. अभी collateral कहां से आ गया? अभी एग्जाम्पल देखेंगे, चिंता ना करो. यानी ये एग्रीमेंट्स किन दोनों लोगों के बीच में होगा? डीलर्स और ब्रोकर्स के बीच में होगा. डीलर ब्रोकर, डीलर ब्रोकर दोनों के बीच में. ठीक है ना? टिपिकली सिक्योरिटीज लेंडिंग रिक्वायर्स क्लियरिंग ब्रोकर. छोड़ देते हैं, ये तुम लोग के काम की नहीं है, इंटरेस्ट वगैरह लगेगा. बेनिफिट्स क्या है देखना चाहते हो ना? सिक्योरिटीज लेंडिंग इज इंपॉर्टेंट टू शॉर्ट सेलिंग. शॉर्ट सेलिंग का मतलब तुरंत बेचकर फ्यूचर में खरीद लेना.
in which an investor borrows securities to immediately sell them. The borrower hope to profit by selling the securities and buying it back later at a lower price. फ्यूचर में सस्ता हो जाएगा तो खरीद लेंगे, और जिससे मैंने सिक्योरिटीज उधार ली थी उसी की सिक्योरिटीज उसको वापस कर देंगे. Since ownership has been transferred temporarily to the borrower, अब जाहिर सी बात है सामने वाला बेचेगा कैसे, मेरा सामान नहीं है मैं बेच दूंगा, तो इसका मतलब ओनरशिप भी सामने वाले को ट्रांसफर किया गया है शॉर्ट टर्म के लिए, तो टेम्पोरेरी ओनर बन गया ताकि वो उसको बेच सके, तो वो बेच दे रहा है. द बोरोवर इज लायबल टू पे एनी डिविडेंड आउट ऑफ द लेंडर. ठीक, बोरोवर इज लायबल टू पे द डिविडेंड, तो जो बोरोवर होगा जिसके पास वो आया होगा सिक्योरिटी, चूंकि वो मालिक है तो उसी को ही डिविडेंड भी मिलेगा, लेकिन जो उधार दे रहा है वो तो अपना इंटरेस्ट मांगेगा ना. शॉर्ट सेल इन्वॉल्व्स द सेल एंड बायबैक इन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम. हो गया. द मेन पर्पज इज टू सेल द सिक्योरिटीज एट अ हायर प्राइस, अभी हम महंगे में बेच दें और फ्यूचर में उसको सस्ते में खरीद लें. दीज ट्रांजेक्शन अकर व्हेन द सिक्योरिटीज बोरोवर बिलीव्स, जब मैं सिक्योरिटीज को बोरो करने वाला, हमको इस चीज का भरोसा है कि मैं ये उधार ले रहा हूं सिक्योरिटीज की प्राइस सिक्योरिटीज की फ्यूचर में क्या होगी, कम होगी, तो अभी बेच लो, पैसा ले लो, फ्यूचर में सस्ते दाम पर खरीद करके जिससे सिक्योरिटीज मांगे उसको उसकी सिक्योरिटीज वापस कर दो. लेकिन उतने ड्यूरेशन का सामने वाले को हमको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा. तो ये प्रॉफिट निकाल लोगे कैसे, हाँ या ना, एग्जाम्पल दिया है वही जो मैंने अभी बताया, कोई दिक्कत, चल सकते हैं. खत्म होने वाला है, लेकिन आज पूरा भी टाइम लेगा, ये पॉइंट्स खत्म होने वाली कगार पर हैं. चलें, दो चीजें हैं, पॉइंट नंबर 28 एंड पॉइंट नंबर 29. जरा ढंग से दोनों को साथ पढ़ो. यूनिट्स इन कंसोलिडेटिंग स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, यूनिट्स इन कंसोलिडेटिंग प्लान्स ऑफ म्यूचुअल फंड. एक में लिखा है कंसोलिडेटिंग स्कीम्स और एक में लिखा है कंसोलिडेटिंग प्लान्स. तो पहले तो हमें फर्क समझ में आया कि हम स्कीम्स क्यों बोल रहे हैं और प्लान्स क्यों बोल रहे हैं. जब म्यूचुअल फंड आप लेने जाते हैं ना, तो मान लो कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसने एक प्लान बनाया, हाई रिस्क प्लान मान लेते हैं. अब हाई रिस्क में उन्होंने क्या समझा, हाई रिस्क प्लान में आप गए क्योंकि आप म्यूचुअल फंड खरीदने जा रहे हैं. मालूम है म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये भी नहीं मालूम, नहीं मालूम ही नहीं है. हाँ बोलो. अच्छा, हमको तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा. बात तो सही है, तुम लोग को तो यही नहीं मालूम होगा क्या होता है म्यूचुअल फंड. सुन लो इधर, चलें हम बोलें. एक समय था जब कोई बंदा कहता था हम ना 5000 शेयर खरीदे और बेचे हैं. एक समय था, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी. अच्छा तुम शेयर्स खरीदते बेचने का काम करते हो, बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, कितने पैसे वाले हो तुम. तो एक लग्जरी बात मानी जाती थी इसको, कि ये आदमी शेयर्स और डिवेंचर खरीदता है, स्टॉक एक्सचेंज में डील करता है, बहुत बड़ी बात है. हर आदमी नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि जब भी आप शेयर खरीदेंगे 1000 शेयर से कम नहीं खरीदना है, और एक शेयर की कीमत 500 रुपए है. 5 लाख रुपए क्या, नहीं समझे. तो इस तरह से बात होती थी. समय बदलता गया. क्या तुम्हारे पास हर महीने 1000 रुपए आता है, तुम नहीं चाहते हो तुम शेयर खरीदो, नहीं, इच्छा नहीं है तुम्हारी. अरे किसी समय में एक समय था जब 10 लाख रुपए भी थे तो एक आदमी एक कंपनी के शेयर ढंग से नहीं खरीद पाता था. एक कंपनी के शेयर नहीं खरीद पाता था. डिवेंचर को तो मारो गोली, 2 और 3 4 कंपनी तो भूल ही जाओ. ठीक है, अब 1000 रुपए है तुम्हारे पास, तुम शेयर में पैसा लगा लोगे? आज की डेट में अगर तुम्हारे पास 200 रुपए भी हो ना तो भी तुम लगा लोगे. सोचो 99%, 99.5% पब्लिक, उससे ज्यादा कभी सपना भी नहीं देखती थी कि हम लोग कभी शेयर और डिवेंचर पे पैसा लगा पाएंगे. पूरा बिजनेस 1 या 2% लोगों पर ही चलता था. हाँ या ना, आधा %, 1% के आसपास ही लोग बिजनेस पे पैसा लगाते थे.
जिनके पास लाखों होते थे, अब 2000, 3000, 4000, 5000, 8000, 10,000, 50,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वाले तो कहीं थे ही नहीं रास्ते में। और अगर इन लोगों से पैसा ले लिया जाए तो कितने पैसे बन जाएंगे, जरा सोचो। नहीं समझे? तो कंपनी ने वो चालाकी निकाली। कंपनियों ने कहा हम बना दे रहे हैं एक फंड। कितने रुपए हैं तुम्हारे पास? 500, चलो दो। तुम्हारे पास कितने हैं? 1000। तुम्हारे पास कितने हैं? 10 रुपया। मत जाओ, तुम बाहर रहो। तुम चाय पी लेना। इस तरह से जितने हैं, सोचो इस कंपनी ने 1 लाख लोगों से मान लो 500 रुपए भी ले लिए। कितने? और जरूरत क्या पड़ती है इतने छोटे ऑफिस की? कितने छोटे ऑफिस की? इससे भी छोटा ऑफिस, इसका आधा भी कर दो, इसका भी आधा कर दो, तो भी काम चल जाएगा। और कितना पैसा कंपनी का वसूल लेगी? 5 करोड़ रुपए। ये हम छोटा फिगर बता रहे हैं, हाँ या ना? कोई 500 देगा, कोई 1000 देगा, कोई 2000 देगा, ये 25, 50, 100, 200, 1000 करोड़ तक चला जाएगा। बात समझ में आई? अब ये 5 करोड़ आया मेरे पास, तुम लोगों ने भरोसा करके हमको दिया, यहां पर आता गया मेरे पास, आता गया मेरे पास 5 करोड़ बना। 4 कंप्यूटर रख लिए, मैंने शेयर खरीद लिए। किसके? रिलायंस के। नहीं खरीद सकते 5 करोड़ में? डिवेंचर नहीं खरीद सकते, बॉन्ड्स नहीं खरीद सकते, अब तो सब खरीद सकते हैं। 5 करोड़ से कुछ भी खरीदा जा सकता है। डोंट ट्राई टू अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तो ये कॉमन मैन का पावर था, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। देखो ना, और पूरा बूम आ गया उस दिन के बाद से आज तक यही चल ही रहा है। और ये खरीद लिए हमने। अब इससे क्या मिला वापस? इसको क्या मिला? डिविडेंड। इसको क्या मिला? इंटरेस्ट। अब डिविडेंड और इंटरेस्ट इसकी इनकम हो गई। इसने अपना खर्चा काटा, हमारी सैलरी, मान लो इस पर इसको कमाई हुई 1 करोड़। कितनी हुई? इसमें से इसने साल भर का अपना 50 लाख का क्या निकाल लिया? सैलरी और खर्चा। चलो एक 50 लाख निकाल लिया, बचा कितना? वो 50 लाख तुम लोगों में बांट दिया। लो लो। मेरी बात समझ में आ रही? सबका सपना पूरा हो गया। इसका भी सपना, अपना सपना मनी मनी, इसका सपना, अपना सपना मनी मनी, तो इसको भी अपना कमाई हो गई और इन लोगों को भी अपनी कमाई। इनको क्या मिला? डिविडेंड मिला या इंटरेस्ट मिला? दोनों मिला। इन्होंने जो पैसा लगाया था यहां पर, किस में लगाया था? इस कंपनी में म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, क्योंकि ये तो मालूम ही नहीं था ना कि जो इनको मिलेगा वो इंटरेस्ट का मिलेगा या डिविडेंड का मिलेगा। आज तो क्लैरिटी है, वो आप बताएंगे प्लान वगैरह। इसकी बात समझ में आई? इनको तो मिक्स्ड पैसा मिल रहा है ना, इसीलिए इसको कहा गया म्यूचुअल फंड और इनकम ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। शेयर्स ना बोल करके, शेयर 1 शेयर 2 शेयर होते हैं, यहां यूनिट्स होती। आपको कितने म्यूचुअल फंड है? 2, 500 रुपए वाले, 100 रुपए वाले, 300 वाले, हाँ या ना? अब देखो, जब ये आया, पैसा बढ़ने लगा, तो अब कंपनियों की नई नई दिमाग आने लगे। कंपनी ने क्या करना शुरू किया? इसने कहा कि हमारे पास ना 5,000 रुपए हैं। कितने हैं? हमको शेयर में भी पैसा डालना है, डिवेंचर में भी पैसा डालना है, और हो सके तो ब्लू चिप कंपनी में भी पैसा कुछ चला जाए। देखो ना, इच्छाएं कैसी बढ़ती हैं। एक समय था 5 लाख रुपए नहीं होते थे तो नहीं जाते थे, अब 5,000 में भी अपनी इच्छाएं देखो कितनी बढ़ा रहे हैं। हमको शेयर भी चाहिए, डिवेंचर भी चाहिए, बॉन्ड्स भी चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी दे देना, ब्लू चिप भी दे देना। अरे मिल जाएगा क्या? हाँ, अब तो पॉसिबल है। इसके लिए हम लोग बनाते हैं स्कीम्स। आप किस में जाना चाहते हैं? रिस्क वाले में, लेस रिस्क वाले में, हाई रिस्क वाले में? और हर एक स्कीम में 100 प्लान बनते हैं। कितने प्लान? अरे हजारों प्लान बनते हैं। कितने? सोचो ना, ये आई दीक्षा कहती है
हमने कोर्स कंप्लीट किया है सीएफए का। कौन सा? चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स कंप्लीट किया है सर, अब हमें बहुत कुछ आता है। तो मैं भी म्यूचुअल फंड कंपनी हूं, मैंने कहा आ जाओ जॉब करो। तो ये आई, कहती है हमने सर एक स्कीम बनाई है। क्या बनाई है? इस स्कीम में मैंने एक प्लान बनाया है, आज से वो प्लान दुनिया अपने नाम से जानेगी, दीक्षा प्लान, है कि नहीं? अब इस दीक्षा प्लान में क्या था सुनना, हर कोई आ रहा है अपना प्लान बनाकर चला जा रहा है। कहती है हमने इक्विटी शेयर में डालेंगे 15%, प्रेफरेंस शेयर में डालेंगे 25%। बात समझना। अब इसने अपना प्लान बनाया और उस प्लान का नाम दे दिया, इस स्कीम के इस प्लान में इसको कहेंगे हम दीक्षा प्लान। अब उसके बाद आती है श्रुति, वो भी आती है, कहती है आज से मेरे इस प्लान का नाम माना जाएगा, जरूरी है, स्तुति प्लान। ठीक है ना? सुनो इधर, इसने कहा इक्विटी शेयर में हम ना 18% लगाएंगे, बाकी सब कॉपी पेस्ट कर दी इसने। ये नया प्लान हो गया। बात समझ रहे हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई? सारे प्लान सिमिलर हैं एक दूसरे के, 1% 2% नीचे ऊपर सब हो करके एक नया नया प्लान। अब लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो, खुद कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ नहीं लगा तो दिया, लेकिन प्रॉब्लम कितनी हो गई? कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, स्कीम को संभालना, प्लान्स को संभालना। तो अब एक सरकार ने कहा एक काम करो, बहुत हो गया अस्त व्यस्त। शुरू में होता गया था, पता ही ना चला कि ऐसा कुछ होता जाएगा। तो अब एक काम करो, हम इनको कंसोलिडेट करना चाहते हैं, उन सारे प्लान्स को जो तुम लोगों ने अपने अपने नाम से बनाए, और उन स्कीम्स को जिसमें कोई कहता था ये हाइब्रिड स्कीम है, तो ये हाई रेटेड रिस्क है, तो ये मॉडरेट रिस्क है, तो जो आसपास के स्कीम्स हैं उनको मिक्स कर दो, उनको एक स्कीम बना दो, और उन सब लोगों से वो स्कीम का वापस ले लो और उनको नई स्कीम के सिक्योरिटीज दे दो। कंप्यूटर पर ही हो जाएगा, सब ट्रांसफर हो जाएगा वहीं पर बैठे बैठे। तो आपका कुछ ट्रांसफर हुआ, कुछ मिला क्या? नहीं ना। आप लोगों ने पैसा लगा रखा था, ठीक है मान लेंगे, कोई उसको ट्रांसफर नहीं माना जाए। क्लियर हुआ? नहीं समझे? पुरानी स्कीम के बदले नई स्कीम का म्यूचुअल फंड मिल गया, पुराने प्लान के बदले नए प्लान का मिल गया, दोनों टॉपिक कवर हो गए। यूनिट्स इन कंसोलिडेटिंग स्कीम। तो पहले तो हमें स्कीम और प्लान का मतलब समझ में आया। तो स्कीम मैंने बताया क्या होता है, ब्रॉड वे में होता है, प्लान कई लोग आते हैं बनाते हैं। मल्टीपल प्लान हो सकते हैं एक ही स्कीम में, याद रहेगा, मल्टीपल प्लान हो सकते हैं एक ही स्कीम में। ठीक है ना? हो गया ये? अरे वो लो, खत्म। एक नई रिवर्स मॉर्गेज, नाम सुना है? नहीं ना? ये उन नालायकों के लिए हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। और अगर तुम्हारे मोहल्ले में भी ऐसा केस हो तो उनको तुम ये सलाह दे सकते हो। क्या हो गया? सही जा रहे हैं ना? तो उन नालायकों के जो घर वाले हैं, माँ बाप हैं, उनको सलाह दे सकते हो। हमने तो दिया है, कई लोगों को फायदा होता है इससे। जैसे मान लो माँ बाप हैं, कमाया, बच्चों को ट्रांसफर कर दिया, या बच्चे रह रहे हैं, वो अपने माँ बाप को ही पूछ नहीं रहे, पैसा नहीं दे रहे, ऐसे ही समझ लो। तो उनको कोई अमाउंट तो आ नहीं रहा, कमाई का जरिया तो है नहीं। अब गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने कहा एक काम करो, तुम्हारे पास जो घर है ना, तुम्हारे बच्चे भी उसमें रहते हैं, निकालो उनको। अरे नहीं, मेरे बच्चे कैसे निकाल रहे हैं, दया भी दिखा रहे हो। जाओ पुलिस स्टेशन में से शिकायत करो, अरे मेरे बच्चे कैसे पुलिस स्टेशन में जाए। होता ही है, प्रैक्टिकल यही है। तो पैसा कैसे? अरे जी लेंगे, मर लेंगे। मर रहे हैं, अरे सही बता रहे हैं, गलत नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा ना हो, एक काम करो, तुम लोग का ये घर है, खूब मेहनत से कमाया,
आज ये घर काम नहीं आएगा, घर वाले तो काम नहीं आ रहे, तो कम से कम ये घर काम आ जाए तुम्हारे। जाओ बैंक में ये गिरवी रख दो और वहां से लोन उठा लो। क्या उठा लो? हर महीने तुम्हें 5,000 10,000 मिलता रहेगा, या एक साथ पैसा उठाना हो एक साथ उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। ठीक, आप गए बैंक पे, आपने अपना घर गिरवी रखा और वहां से आपको मंथली यहाँ एक लमसम अमाउंट आ गया, वो पूरा माफ है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। मान लो आप वो डेथ कर गए, अब वो घर किसके पास है? घर वालों ने तो पैसा दिया नहीं, बैंक वाला कहेगा अब ये घर मेरे पास है, तुमको घर चाहिए? बच्चे कहेंगे हाँ 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 हाँ, पैसा लाओ। नहीं तो हम इसको बेच करके जो ऊपर का पैसा होगा ले लेना हमसे, हम अपने निकाल लेंगे। अब दांत दिखा रहे हैं सब, लेकिन ये प्लान मालूम नहीं, और इसको केवल पढ़ाया जाता है पढ़ाने के पर्पज से, लेकिन इसके सिस्टम को समझो कि पर्पज क्या था इसको बनाने के पीछे। तो लॉजिक यही है, अगर किसी को बता दोगे तो अच्छी बात है, कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो रिवर्स स्कीम में क्या है? रिवर्स मॉर्गेज में, a reverse mortgage is a scheme for the benefit of senior citizens, under which banks could take on property from such senior citizens and provide loan in lump sum or installments. The intention of the reverse mortgage is to secure a stream of cash flow to senior citizens against the mortgage of the residential property. ठीक है ना? अब the liability to capital gain arise in the hands of the borrower on a reverse mortgage when the bank sells the property to realize the dues. मान लो अभी जिंदा है वो, और उन्होंने एक समय के लिए लिया था, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, अभी भी जिंदा है, तो बैंक कहेगी तुम हमें पैसा मत वापस करो, हम इस प्रॉपर्टी को बेच करके जो होगा हम अपना निकाल लेंगे, जो एक्सेस होगा तुमको दे देंगे। अगर उसके घर वाले आते हैं तो भी यही बात होगी कि तुम हमारा लोन चुकता कर लो, लेते जाओ प्रॉपर्टी, पेपर रिलीज कर दो। समझ में आई बात? ठीक है, तो जो भी पैसा मिलेगा सीनियर सिटीजन को लमसम या इंस्टॉलमेंट में, वो सब माफ होता है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 43, वैसे क्लॉज है ये, सेक्शन 10 सबसेक्शन 43। बात समझ में आई? ये वाला सेक्शन मैं हल्का सा हिंट दे रहा हूं, एसपीवीज क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स क्या होते हैं। बताऊं? हल्का सा हिंट दे रहे हैं। एक बंदा है, उसके पास ये एक बिल्डिंग बनी हुई है, 20 माले की बिल्डिंग है, घर है, छोड़ो टफ हो जाएगा तुम लोग के लिए, पूरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज रेनवेट वगैरह सब पढ़ाना पड़ जाएगा, छोड़ दो, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल अभी कोई काम का नहीं है तुम लोग के लिए, ज़्यादा टाइम ले लेगा, कोई फायदा नहीं है। 1023 एफसी वगैरह सब पढ़ाना पड़ेगा, मतलब डिटेल में बताना पड़ेगा क्या एग्जाम्पल होता है, क्या टैक्सेबल। बस ये समझ लो, एसपीवीज अगर है, अगर उसके शेयर्स ट्रांसफर किए जाते हैं बिजनेस ट्रस्ट को, तो वो माफ होते हैं अगेंस्ट द एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स इन दैट ट्रस्ट। ठीक है ना? छोड़ देते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, दिमाग में बैठा लो एसपीवीज क्या आएगा तो हम डिटेल में बताएंगे, चिंता नहीं करना। अब लास्ट के 32, 33, 34 एक जैसे हैं लास्ट के, तो पहले हम बता देते हैं सिंपल वाला, बताएं। अगर कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है और इसको कोई कंपनी टेक ओवर कर ले, अब याद आया क्या? बदलानी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, बात तो वही हुई, टेक ओवर हो गया। अच्छा, ये कोई कंपनी है, बनाई गई है किसी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को टेक ओवर करने के लिए, तो इसकी सारी एसेट्स अब किसकी बन जाए? इसकी सारी लाइबिलिटीज किसकी बन जाए? तो ऑल एसेट एंड liabilities must be transferred from the proprietorship concern to the company, और इस कंपनी से इसको एक्सचेंज में क्या मिले? शेयर। मुझे अपने पास कंपनी रखनी है या बेच देनी है? रखनी है,
तो मैं उस कंपनी का क्या बन जाऊं? शेयर होल्डर। मैंने अपनी ही एसेट्स और लायबिलिटीज उसको दी और वहां से क्या उठा लिए? अभी भी मैं मालिक हूं, पहले भी मालिक था, अभी भी मालिक। क्लियर हुआ? कम से कम कितने शेयर्स अपने पास मेरे पास होने चाहिए? वोटिंग पावर का 50%, यानी इक्विटी शेयर्स का। किसका? ये कम से कम मेरे पास होना चाहिए 50%। मैं इसमें शेयर्स के अलावा और कुछ ना लेता हूं, यानी मेरे पास जो कंसीडरेशन आएगा केवल और केवल शेयर्स के तौर पर आएगा, नथिंग एल्स। और ये शेयर्स मुझको 5 साल तक अपने पास रखने हैं, जिसको कहा जाता है लॉक इन पीरियड। कॉमन सेंस अरे टर्मिनोलॉजी इसकी कहलाती है 5 साल लॉक इन पीरियड, यानी लॉक हो गया, अब आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते 5 सालों तक। ठीक है ना? मेरी सारी एसेट लायबिलिटी, पहले भी मैं मालिक था, अब कम से कम 50% का मालिक बन जाऊं। और इन शेयर्स को मुझे कितने सालों तक रोकना है? All the asset and liabilities of the sole proprietor relating to the business immediately before the succession shall become the asset and liabilities of the company. The shareholder of the proprietorship is not less than 50% of the total voting power in the company. मेरे पास कम से कम उस कंपनी के 50% शेयर हैं, and his shareholding shall continue to remain as such for a 5 years period from the date of the succession, and the sole proprietor doesn't receive any consideration other than shares. That's it. हमको वहां से क्या मिलना चाहिए? केवल शेयर्स मिलना चाहिए। खत्म खत्म खत्म। हाँ हाँ, अगर ये प्रोप्राइटर ना होकर पार्टनर हो, 2 लोग हों, तो इसका यहां 60% हिस्सा था और 40% हिस्सा था, तब क्या होगा? तब बोला जाएगा सारी की सारी एसेट लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाए, वहां से 50% का वोटिंग पावर इन लोगों को मिल जाए, और ये जो वोटिंग पावर मिलेगा ये आपस में किस रेशियो में बांट लेंगे? 60 एंड 40 के रेशियो में बांट लेंगे। कितने सालों तक मेंटेन रखेंगे? 5 सालों तक में। अरे सब तो हो गया, दूसरा पॉइंट भी खत्म। इसमें केवल एक ही चीज बढ़ानी थी कि जो भी वहां से शेयर आएंगे वो ये पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में? अपने प्रोप्राइट जो पार्टनरशिप फर्म में जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसी रेशियो में आपस में बांट लेंगे, और उतने कम से कम 5 सालों तक होल्ड रखेंगे। कुछ भी नया नहीं था। तो एक पॉइंट और खत्म हो गया इसके पहले वाला, ये 32। अगर कोई फर्म है या एओपी बीओआई है, उसको कोई कंपनी टेक ओवर कर लेती है, हाँ या ना, तो कहता है सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज वहां चली जाएं, हाँ या ना, और वहां से वोटिंग पावर कम से कम कितना आ जाए, और ये उसी रेशियो में रखेंगे जो उनका कैपिटल अकाउंट था, हाँ या ना। कोई दूसरा कंसीडरेशन नहीं मिलना चाहिए शेयर के बदले में। बात खत्म। याद रहेगा? लास्ट देखें, ये उल्टा केस है। कंपनी थी, फर्म में कन्वर्ट हो रही है। एक प्राइवेट कंपनी थी, वो एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है। किसमें? या अनलिस्टेड कंपनी है, वो एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है। तो पहले क्या थी? कंपनी। अब क्या बन रही है? पार्टनरशिप। तो सारी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंपनी की कहां चली जाए? एलएलपी में चली जाए। वहां का कम से कम 50% हिस्सा ये लोग आपस में एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन मान लें। वहां शेयर कैपिटल माना जाता था, तो यहां पार्टनर्स कैपिटल माना जाएगा। वहां क्या था? शेयर कैपिटल। वहां से अब शेयर कैपिटल खत्म, अब क्या माना जाएगा इनका? कैपिटल कंट्रीब्यूशन 50%। किस रेशियो में? जिस रेशियो में इनके पास शेयर्स थे उसी रेशियो में आपस में ये लोग कैपिटल कंट्रीब्यूशन बांट लेंगे, हाँ या ना। जो उस कंपनी का रिजर्व है 3 साल तक नहीं निकालेंगे। जो उस कंपनी में रिजर्व था उस कंपनी को, उसको 3 साल तक टच नहीं करेंगे। कितने सालों तक? 3 सालों तक। और जो 50% हिस्सा है वो इन लोग का कंटिन्यू 5 साल तक मेंटेन रहेगा। जैसे शेयर 5 साल तक मेंटेन थे, वैसे यहां पर भी हिस्सा 5 साल तक मेंटेन रहेगा। बोलो, इनको कोई और कंसिडरेशन नहीं मिलना चाहिए, केवल वही, वहां से शेयर कैपिटल हटा, यहां पार्टनर्स कैपिटल बन गया। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। जो वहां रिजर्व था यहां पर 3 साल तक मेंटेन करना है। और तो और
जो सेल होगा वो पिछले 3 साल में किसी भी एक साल में 60 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, ये याद रखना, तभी ये सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। नई चीज है इसमें, केवल ऐड कर दिया गया है कि पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में उस कंपनी में, जो कंपनी अब एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, 60 लाख से अधिक का टर्नओवर ना हो। पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में 60 लाख से अधिक का टर्नओवर ना हो, और ये 3 साल तक उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व एंड सरप्लस को निकाल नहीं पाएंगे। टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स जो उस कंपनी में थी पिछले 3 सालों में किसी भी एक साल में 5 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। बात खत्म। ये 3 नए पॉइंट हैं, बाकी ऊपर वाले वही वाले हैं कि वहां के क्या हो जाए, एलएलपी के सारी एसेट्स एंड कंपनी की सारी एलएलपी में एसेट और लायबिलिटीज आ जाए, वहां का शेयर कैपिटल यहां पर कैपिटल कंट्रीब्यूशन बन जाए, कम से कम 50% बन जाए। शेयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन के अलावा इनको कोई भी कंसिडरेशन ना दिया जाए। वहां का रिजर्व एंड सरप्लस यहां पर 3 साल तक मेंटेन रहे और 5 साल तक ये लोग कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही, सारी कंडीशन वैसे ही हैं। लेकिन यहां पर बढ़ा दिया गया कंडीशन पहला कि पिछले 3 साल में किसी भी एक साल में कंपनी का सेल 60 लाख से अधिक ना हो, एसेट्स की पिछले 3 साल में किसी भी एक साल में 5 करोड़ से अधिक ना हो। हाँ या ना? बस हो गया, खत्म। ठीक है। द लास्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी ओवरव्यू। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको सोवर्ण गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड बताया था ना, एक बार उसको देखें। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना? इधर सुनना, ये जो नया अमेंडमेंट आया है कहता है कोई भी ट्रांसफर किसी कैपिटल एसेट का जो हम कन्वर्ट करते हैं, वर्ड यूज किया गया है कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट इश्यूड बाय ए वॉल्ट मैनेजर और कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट इनटू गोल्ड और कन्वर्जन ऑफ रिसीट इनटू गोल्ड। या तो आप गोल्ड को ईजीआर में ट्रांसफर करें या ईजीआर को वापस गोल्ड में कन्वर्ट करें। गोल्ड को ईजीआर में या ईजीआर को गोल्ड में, और ये जो ट्रांजैक्शन होगा बाय अ वॉल्ट मैनेजर। ठीक है, ये आपके रीडिंग पर्पस के लिए है, ये बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा। ये कन्वर्जन होता कैसे है पढ़ लें। The conversion of gold into EGR in India can be done through a few different ways. One way is to buy gold from a bank or jeweler and then have them convert into the EGR. अगर आपके पास गोल्ड है, यहाँ गोल्ड नहीं है तो पहले खरीद लो, ज्वेलर के यहाँ जाओ, पैसा दो, गोल्ड ले आओ। या आपके पास गोल्ड है, आप जाओ, हाँ या ना? The bank or jeweler will take your gold and issue you an EGR. अब बैंक और ज्वेलर आपको क्या, आपसे गोल्ड ले लेंगे और आपको क्या दे देंगे? ईजीआर। पहले आप उनसे लो, फिर उसको ईजीआर में कन्वर्ट करो। या आपके पास गोल्ड ऑलरेडी है तो उनके पास जा करके रख दो, वो आपको क्या दे देंगे? इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। कैसे देंगे जरा वो देखते हैं। विच इज अ डिजिटल सर्टिफिकेट that represent your gold. You can hold the EGR in your demat account and treat it like other securities. Okay. जब आपके पास EGR आ जाएगा तो आप जैसे बाकी शेयर वगैरह डिबेंचर वगैरह खरीद और बेच सकते हैं ना, उसी तरह डीमैट अकाउंट में ये EGR चला जाएगा आपका और वहां से आप खरीद और बेच सकते हैं गोल्ड को। समझ में आई बात? Another way to convert gold into EGR is to use gold exchange platform. Gold exchange platform are online platform that allow you to buy the or sell the gold. You can deposit, जैसे commodity schemes है ना, commodity exchange वगैरह, बात समझ में? तो प्लेटफॉर्म पर जा करके आप वहां से गोल्ड सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट EGR। कोई बैठा भी तो हुआ है बेचने के लिए। भाई मैंने क्या कहा, मेरे पास EGR आ गया, मैं उसको डीमैट में ले जाता हूं, वहां सिक्योरिटीज की तरफ परचेस सेल करता हूं, तो इसका मतलब कोई बैठा भी तो है काउंटर पार्टी जो खरीदने के लिए बैठा है। तो मेरे पास नहीं है तो हम वहीं बैठ जाएंगे, हम वहीं से खरीद लेंगे। नहीं समझ, दूसरा तरीका हो गया। समझ में आई बात? तो ये दोनों तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट पहले अपना डीमैट में कन्वर्ट करवाओ, उसके बाद खरीदो बेचो, या नहीं तो आप सीधे प्लेटफॉर्म पर बैठ जाओ, कंप्यूटर ऑन कर लो, कौन बेच रहा है EGR, वहीं से खरीद लो। हो गया। हु इज वॉल्ट मैनेजर?
वॉल्ट मैनेजर इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इशू कौन करता है? वॉल्ट मैनेजर ही करेगा। आप चूंकि अब उसको खरीदने बेचने का काम करेंगे, तो वो ऐसा बंदा होना चाहिए जो सेबी में रजिस्टर्ड होगा। कौन होगा? इसमें नहीं लिखा है ना? नहीं लिखा है, लिखा है सेबी में रजिस्टर्ड, क्योंकि बिना सेबी में रजिस्टर्ड कोई बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता। A vault manager is a financial institutions that provide vaulting services for gold deposited to create EGR। आखिर आप अपना पैसा जाते हैं बैंक में रखते हैं तो आपको एक पर्ची मिलती है ना, तो पर्ची मिल गई तो पैसा रखा गया, ये मान लिया वॉल्ट में चला गया। किसमें? खजाने में। वो बड़ा सा मशीन होता है जिसको देखते होगे चोरी करने के लिए जो आते हैं बड़े बड़े चोर कट्टे, कौन से, जो ताला खोलते हैं, ताला तोड़ते हैं, वॉल्ट। तो उसी को कहा जाता है वॉल्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ द गोल्ड। नीचे मुथूट फाइनेंस है तुम लोग के नीचे। अब सोच लो जहां तुम लोग बैठे हो सकता है उसी के जस्ट तुम्हारे नीचे स्तुति, नीचे गोल्ड पड़ा हो, तुम्हें पता ही ना हो। तो तुम अब कल छत तोड़ोगी तो छत तोड़ करके ऐसा नहीं गोल्ड पर गिरोगी, नीचे वॉल्ट आ जाएगा, वो तुम्हें रोक लेगा। वो इतना मोटा स्टील का बना होता है, ठीक है ना? हो गया, ठीक है ना? तो वॉल्ट मैनेजर जो उसको सेफ रखता है, जिसकी सिक्योरिटी रहती है। ये समझ में आया? अच्छा, वापस आते हैं गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स पर। वो 22 था शायद। अरे हम तेज आदमी हैं, चिंता। सोवर्ण गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, पहले तो ये समझो होते क्या हैं ये। SGBs आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड। आप कुछ मत करो, वो तो था सिक्योरिटीज की तरह खरीदना और बेचना। यहां पर आपको गोल्ड ही डायरेक्ट सिक्योरिटी के फॉर्म में मिलेगा। ज्वेलर की दुकान पर मत जाना गोल्ड खरीदने, 500 ग्राम गोल्ड चाहिए ना, SGB खरीद, कागज पे लिखा होगा नाउ यू आर द ओनर ऑफ 500 ग्राम ऑफ गोल्ड। अरे घर पे आओगे कहोगे मम्मी मैंने गोल्ड खरीदा, एक तमाचा इधर से पड़ेगा, ये कौन सा गोल्ड खरीदा तूने रे? ये कागज लाए हो, गोल्ड लाए हो, अब इसका हम कहां पहनेंगे? अब समझ में आया फर्क? ये हम डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करके अपने पास रखते हैं, कन्वर्जन का तो सवाल ही नहीं है, ठीक? तो SGBs आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम्स ऑफ गोल्ड, दे आर सब्स्टिट्यूट फॉर होल्डिंग ऑफ फिजिकल गुड्स। गोल्ड, फिजिकल गोल्ड मत रखो, सीधे SGBs रखो। इन्वेस्टर्स पे इश्यू प्राइस इन कैश, ठीक है, अब तो समझ में आ गया दोनों में। वहां कन्वर्जन था, फिजिकल गोल्ड को आपने EGR में कन्वर्ट करवाया, EGR को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करवाया। जब EGR था तो आप उसको डीमैट फॉर्म में ले जाकर के सिक्योरिटीज की तरह खरीद बेच सकते थे, वो था वहां पे, उसको माफ किया गया है। यहां पर क्या है, जो हमारे पास हमने SGBs खरीदी, सोल्ड गोल्ड, सोवन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड खरीदा, वो हमारा फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, सिक्योरिटीज के फॉर्म में होता है, हाँ या ना? और केवल रिडेम्पशन पर ही आपको गोल्ड मिलेगा या पैसा मिलेगा, बात खत्म हो गई। रिडेम्पशन पर ही गोल्ड या पैसा मिलेगा, रिडेम्पशन पर। अब बीच में आप उसको खरीद बेच रहे हो तो टैक्स लगता चला जाएगा, लेकिन जिस आदमी के हाथ में होगा लास्ट में, जब वो रिडेम्पशन करवाएगा तो उसके हाथ में माफ होगा। बस इतना सा याद रखना है। एनी रिडेम्पशन ऑफ सोवन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अंडर द स्कीम शैल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो रिडेम्पशन के केस में वो माफ हो जाएगा, बात खत्म हो गई, टॉपिक इज ओवर, सेक्शन 47 इज ओवर। बहुत मेहनत लगी ना, मानते हैं इस चीज को। तुम लोग को ये जो है ना रीडिंग पर्पस के लिए दिया है, ये केवल रीड करना कभी कभार, तुम लोग को केवल ये पॉइंट सब दिमाग में रखने, जो पॉइंट्स हैं। हाँ, क्या करें, समझे नहीं? कर तो दिया है, नहीं समझे नहीं? हमने तो दिया है बाबू। हम लोगों ने सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 देख लिया, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 देख लिया, 2 सब सेक्शन 47 देख लिया, 47 देख लिया, खत्म। अब जो हम लोगों का चलेगा 48, बात नहीं, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन।
इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कैपिटल गेन दो नेचर का होता है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नाम थोड़ा बहुत हमने आपको पीजीबीपी में बताया भी था थोड़ा बहुत, कि जो डेप्रिशिएबल एसेट्स होती है उन पर हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है, इतना बताया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हमारा कॉम्प्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म, यहां पर अब ये मत मान लेना केवल डेप्रिशिएबल एसेट्स पर ही शॉर्ट टर्म होता है, वहां बताया था डेप्रिशिएबल एसेट्स पर हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, यानी दूसरी चीजें भी हैं जहां पर शॉर्ट टर्म हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारे दो तरह के नेचर होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। हमको अब पहले तो ये सीखना है कब हम किस एसेट्स के ट्रांसफर पर बोलेंगे ये लॉन्ग टर्म है, कब हम बोलेंगे ये शॉर्ट टर्म। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसके ट्रांसफर पर, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है। वर्ड क्या यूज किया मैंने? अगर लॉन्ग टर्म सीए हो तो उसके ट्रांसफर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सीए हो तो उसके ट्रांसफर पर, तो हमें यह जानना है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होती हैं, क्योंकि उनके ट्रांसफर पर ही क्या पैदा होगा, और अगर हमें पता चल जाए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होती है तो उनके ट्रांसफर पर क्या जनरेट होगा। ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, अच्छे खासे इसमें पॉइंट्स हैं। लेकिन हाँ, तुम लोग का जो दुख भरा समय था इनकम टैक्स में, कंप्लीटली मैं कंप्लीट की बात कर रहा हूं, मेन वो सब आएगा, वो तो फ्यूचर का पेन है ना अभी क्यों मरे, जब आएगा तो देखेंगे, लेकिन मजा आएगा अब, ठीक है ना। थैंक यू।